आदाब साथियों, मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, मानव आवाज़ लाया है किसान भाइयों के लिए आज ख़ास पेशकश, जिसमें हम बताएंगे कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। आइए जानें मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह जी की जुबानी। सोल टेस्टिंग डिपार्टमेंट सहारनपुर में खड़े हैं और किसान संबंधी भूमि का परीक्षण होता है पोषक तत्वों को लेकर, उस बारे में डिस्कस करते हैं। रणवीर जी हैं। जी रणवीर जी, किसानों को इससे संबंधित क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे कैसे कहाँ से मिट्टी लेनी चाहिए और कौन कौन से किस किस तरह से उनको खाद इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ज़मीन की गुणवत्ता बनी रहे। अपना इंट्रोडक्शन देते बताएं। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम रणवीर सिंह है, जो कि यहाँ पर मंडलीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और सहायक निदेशक कार्यालय, जहाँ पर तीनों मंडल के हमारे यहाँ इस मंडल में 3 जनपद के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इनके जो है सॉइल टेस्टिंग होते हैं। और हमारे तहसील स्तरीय भी प्रयोगशालाएं हैं, जैसे सहारनपुर में जो है वो नकुड़ में है तहसील स्तरीय, और देवबंद में है तहसील स्तरीय, और मुजफ्फराबाद में है। और सहारनपुर में मेन यहाँ पर जो कार्यालय का है, यहाँ पर भी स्टेब्लिश है। और इसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि जो आजकल देखते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसका जो उत्पादक क्षमता है वो घटती जा रही है। जो उसका स्वास्थ्य है मिट्टी का, वो दुष्प्रभावित होता चला जा रहा है। दुष्प्रभाव के कारण हम जाने न अनजाने में परमार इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसके प्रयोग से, अंधाधुंध प्रयोग से ये नहीं देख पा रहे कि हमारी भूमि की क्षति क्या हो रही है। तो किसान भाइयों, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने धरती माँ को बचाएं, उसके स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, जो फसल उपयोगी कैसे बनाए, उसको फसल के लिए उपयोगी मृदा को कैसे बनाएं। तो समस्या ये आ रही है कि जो उसमें मेन जीवांश कार्बन होता है, मेन जीवांश कार्बन ही होता है जो मिट्टी का, जो हमारा जो ताकत बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, उर्वरता स्तर बढ़ाता है। जब हमारे पास जीवांश कार्बन ही नहीं होगा तो फिर उत्पादकता और क्वालिटी ऑफ फूड वो चीज नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे स्टेब्लिश किए गए जो तहसील स्तरीय और जनपद स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं, उनमें कृपया कर आप लोग आए और उर्वरता स्तर क्या है आपके सॉइल का, वो कृपया कर जांच करावें। उससे आपकी फर्टिलिटी क्या है, मृदा में उर्वरता स्तर क्या है, उसको पता चलेगा। सबसे पहली बात किसान भाइयों को जानना ये जरूरी है, जब तक आपके खेत में कौन सा उर्वरक उपलब्ध है, कितनी डोज आपको देना है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे मान के चलिए, कोई गैस का है, एसी लाग खा रहा है, कोई 150 की जगह पर 300 दे दिया जाए तो 150 वाला काम नहीं करेगा। उसी हिसाब से आपको बैलेंस डोज फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी है। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। अब देखिए, हमारे प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के न्यू टेक्नोलॉजी वाले मशीनें हैं। आप उनसे, हमारे जो टेक्निकल सहयोगी है, वो बहुत गहन परीक्षण करने के पश्चात आपको उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड 12 पैरामीटर का जो होता है उस पर उपलब्ध कराते हैं। किस चीज की, किस तत्वों की आपकी जरूरत होती है, किस तत्वों की जरूरत है, उसमें आपको बता दें कि ये आप फर्टिलाइजर ये तत्व डालिए। उसी हिसाब से आप बैलेंस रूप में उसमें अप्लाई करें। रणवीर जी, आप जो ये परीक्षण करते हैं भूमि का, जो उसका जांचते हैं स्वास्थ्य, तो इसके लिए कोई चार्ज वगैरह रखे हैं किसानों से? जी, इसका जो किसानों का चार्ज होता है बहुत मिनिमम चार्ज होता है, जो कि जितना लागत आता है टेस्टिंग का, उससे भी कम गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो है। क्योंकि 188 रुपया तो लागत आता है उसका, और जो नॉर्मल चार्ज रखा गया है किसानों के लिए वो 102 रुपये 12 पैरामीटर के लिए रखा गया है। अगर कोई किसान सूक्ष्म पोषक तत्व का जांच नहीं करवाता है तो उसके लिए 59 का है, जिसमें से हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर आता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच मीटर का उसमें आता है। इतने पैरामीटर जो 59 में किए जाते हैं। और एक होता है, अगर सल्फर को छोड़ के अगर कराना है तो 29 का आदमी करवाता है। ठीक है, तो इतने होते हैं कि क्राइटेरिया 3-4 स्टेप में जो है, अगर जो किसान करवाना चाह रहा है वो पैसे से होता है। बाकी जो हमारी योजनाएं वाली होती हैं
वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, जो इस समय चल रही है भारत सरकार की योजना। देखिए, जब हमारा कोई किसान आता है तो उसके बाद में हमारे स्टाफ जो है उसका क्या करते हैं कि नमूना पहले देखते हैं कि क्या है इसमें। किसान को बताया जाता है कि नमूना लेने का सही तरीका क्या है। ठीक है, पहले तो वो जिग जैग में लेंगे, 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ से अगर लेंगे वो, तो जिग जैग मॉडल में 5 से 7 जगह से वो नमूने उठाएंगे। और नमूने उठाने एक का, खेत में से 5-6 जगह से। हाँ 5-6 जगह से जिग जैग मॉडल में, वो भी मेड़ से कम 1 या 2 मीटर छोड़ करके। और ध्यान ये रखना है कि वहां पर कोई गोबर की खाद ना हो और कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग किया ना हो। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खाली खेत हो वहां से नमूना लिया जाता है। कोई फर्टिलाइजर हाँ नहीं होना हाँ, चाहिए। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना हो उसमें, ध्यान ये रखा जाता है। तभी आपकी जो मृदा का जो लेवल है, उर्वरता स्तर है, वो शुद्ध पता चलता है कि उसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। ठीक ठीक ठीक। और वो किसान लेकर के आता है। आप इसका बनाने का तरीका है नमूने का कि पहले किसान से बोला जाता है हर एक जगह से आधी किलो कम से कम मिट्टी वी आकार शेप में गड्ढे बना करके वहां से स्लाइस के रूप में निकाल लें। टोटल कितनी मिट्टी होती है एक नमूने के लिए? अब एक नमूने के लिए आधी किलो मिट्टी लिए जाती है, जिसमें से किसानों को बताया जाता है कि आप आधी किलो 5-6 जगह से इकट्ठा करने के बाद, उसके बाद में फिर उसको बराबर ऐसे 4 भाग में डिवाइड करेंगे, आमने सामने का मिला लेंगे। उसके बाद में हमने एक हिस्सा आमने सामने का हटा देंगे। वो प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक आधी किलो बच नहीं जाती हो। तैयार करके फिर ये नमूने ऐसे लेकर के पैकेट में आएंगे। वो अपना नाम, गांव का नाम, खसरा संख्या और जितना उनका क्या नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक जो भी है उनका लिख करके उसके बाद में यहाँ नमूना रिसीव कर लिया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर होता है, जो हमारे यहाँ पर लैब अटेंडेंट होते हैं 4th क्लास, वो ऐसे नमूने बनाते हैं पूरा पैकेट में। बनाने के बाद उसके बाद में गुजरता है पूरा, जितने हमारे पास 12 पैरामीटर की मशीन है उससे ये नमूने फिर गुजरते हैं। इसको सुखवाया जाता है कूट पीस कर। ऐसे देखिए, ये ऐसे कूट पीस कर देखिए बनाया हुआ है एकदम बारीक। बनाने के बाद उसके बाद में इस मशीन से, जैसे यहाँ से नाइट्रोजन एनालाइजर देखिए, अब नाइट्रोजन एनालाइजर क्या करता है कि हमारे मिट्टी में अवेलेबल नाइट्रोजन परसेंटेज कितने होते हैं, अवेलेबल नाइट्रोजन कितने किलोग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है, इससे हमारा निकलता है। ये हमारा नाइट्रोजन एनालाइजर मशीन है। अभी इसका क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन यूनिट है ये, ठीक है। टाइट्रेशन यूनिट हमारा उधर होता है, लेकिन डिस्टिलेशन डाइजेशन यहाँ पर होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये हमारा डबल डिस्टिलेशन वाटर प्लांट है, इससे डिस्टिल वाटर निकलता है जिसका पीएच 7 होता है। ये कंटामिनेशन होने से बचाता है कि कोई भी अगर टेस्ट किया जाए तो कंटामिनेशन ना हो। और ये हमारा फ्लेम फोटोमीटर मशीन है। क्या होता है कि जो हमारा सॉइल में उपलब्ध पोटास की मात्रा है वो ज्ञात करता है कि कितने उसमें पोषक तत्व पोटास के अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोटास बहुत जरूरी होता है खेतों में, क्योंकि वो रोग को लड़ने की क्षमता देता है। जब तक इम्यूनिटी पावर देता है पोटास। अगर पोटास की मात्रा को इग्नोर करता है कोई किसान, तो जो क्रॉप है, फसल है, वो सफर करेगा, उससे डिजीज से, रोगों से लड़ता रहेगा। इसीलिए पोटास की मात्रा जरूर डालें खेत में। और अगली मशीन हमारा जो है वो फास्फोरस की है, जिसे बोलते हैं क्लोरीमीटर। ये क्लोरीमीटर है, इसमें उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा ज्ञात किया जाता है कि हमारा फास्फोरस कितना है सॉइल में, वो ज्ञात किया जाता है। देखिए, जितना अगर नीला होगा, ये जब हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरने के बाद जितना ये नीले होंगे उतने ही ज्यादा अवेलेबल मात्रा होगा फास्फोरस का मात्रा उतना ही। अच्छा, फास्फोरस की क्या उपयोगिता है फसल में? फास्फोरस की उपयोगिता है ये, एक तो इम्यूनिटी पावर। फास्फोरस की उपयोगिता ये है कि एक तो हमारे दाने बड़े चमकदार बनेंगे, और दाने बहुत बनेंगे, अधिक संख्या में बनेंगे, बड़े होंगे, उत्पादन आपकी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। और दाने जो होते हैं वो चमकदार होते हैं और प्रोडक्शन बढ़ता है। ये होते हैं हमारे फास्फोरस के, फास्फोरस यूनिट है। और जो बेसिक जो टेस्ट होता है हमारा, ये पीएच मीटर। देखिए, पीएच मीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर है। पीएच मीटर हमें ये डिनोट करता है कि हमारी सॉइल की जो है एसिड नेचर का है, बेसिक नेचर का है, कि न्यूट्रल नेचर का है।
कि हाई एल्कलाइन है, सैलाइन है या ऊसर है, क्या है, ये पीएच हमें डिनोट करता है। अगर हमारा 7 से 7.5 से 8 से ज्यादा पीएच जाता है, तो 9 या 10 से जाता है, तो हमारा जो फसल है वो नॉर्मल फसल जो सीरियल क्रॉपें हैं वो ग्रो नहीं होंगी। हाई पीएच वाली क्रॉप ग्रो करना पड़ता है। मैक्सिमम क्रॉप जो ग्रो होता है 6.5 से 7.5 पीएच बेस्ट माना जाता है, उसमें मैक्सिमम क्रॉप ग्रो होता है, अधिकतम क्रॉप उगाया जाता है। इसकी वजह से हमें 6.5 से 7.5 पीएच मेंटेन करने के लिए अगर एसिडिक नेचर का है तो चूना का प्रयोग करते हैं। अगर क्षारीय नेचर का है, टेस्ट करने के बाद आता है अगर क्षारीय नेचर का है, तो हमारे जो तकनीकी वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, वो क्षारीय नेचर वाले को जिप्सम का जो है और पायराइट का रिकमेंडेशन करते हैं कि इतना आप जिप्सम डालिए, फेरस सल्फेट या फिर CaSO4 into आप H2O जो जिप्सम होता है। रणवीर जी, किसान लोग यूरिया, डाई और कई इस तरह के खाद डालते रहते हैं, उससे क्या उनसे इनकी पूर्ति होती रहती है या फिर एक्स्ट्रा कुछ और डालना पड़ता है, ये तत्व देने पड़ते हैं उनको? उससे पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों ध्यान दीजिए, पूर्ति उतना नहीं हो पाती है। आप इस चीज को ध्यान दें कि 40% जो है आपका जो फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल तो करते हैं। नाइट्रोजन या तो इवेपोरेट होता है, 40% ही क्रॉप यूज करता है, 60% या तो इवेपोरेट होगा या तो लीच डाउन होकर के नीचे जाएगा। पूरा का पूरा यूज तो नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, एप्लीकेशन के तरीके हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और पोटास के, जो आप मैक्सिमम जो 100% तो नहीं कह सकते, 100% कभी नहीं लेता है, 60% ले ले वही बहुत बड़ी बात है। फास्फोरस तो 60-70 तक पहुंच जाता है, लेकिन किसान भाई ध्यान दे कि जो फास्फोरस होता है वो हमेशा बेसल डोज एप्लीकेशन, जिसे बोलते हैं खेत की प्रिपरेशन के समय, खेत की तैयारी के समय ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मिट्टी की ही खाद मानी जाती है। उसे हमारे पूर्वज भी इस चीज को जानते हैं कि उसे मिट्टी की खाद मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है मिट्टी में ही। अगर खड़ी फसल हो गई, टॉप ड्रेसिंग आप कर दिए, तो उसमें उतना फास्फोरस नहीं लगेगा। अच्छा रणवीर जी, किसानों को यूरिया, डाई के अलावा क्या खाद इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे आपने बताया हरी खाद, तो हरी खाद किस किस चीज का है इस्तेमाल कर सकते हैं किसान? हाँ, तो किसान भाई ध्यान दे, जैसे हमारा इस समय जो टेस्टिंग का जो होता है, यनाई निकाला जाता है पूरे ईयर का, तो न्यूट्रिएंट इंडेक्स जो निकला है वो सबसे ज्यादा जो डिफिशियंसी जो कम है, कम मात्रा में जो आ रही है, उसे बोलते हैं जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन की मात्रा इतनी कम आ रही है कि हमारे किसान भाई पराली को जला देते हैं और गन्ने के पत्ते को भी जला देते हैं। कृपया कर इसे ना जलाएं और इसको पूसा डिकम्पोजर या किसी डिकम्पोजर को लेकर के वहां खेत में ही समावेशित करें, ताकि जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ सके। जब जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी फसल का पैदावार अच्छा होगा, और स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो फसल की पैदावार स्वाभाविक रूप से अच्छी होगी। यही होता है कि मिट्टी का जीवांश कार्बन इसी से टाइट्रेट करने के बाद में, जैसे ये हमारे जो साइंटिस्ट है और हम लोग हैं, इसे टाइट्रेट करने के बाद ही ऐसे टाइट्रेट करते हैं, और जब ये ग्रीनिश कलर दे देता है, रीडिंग देने के बाद ये कितना रीडिंग आता है उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके जो भी फैक्टर होता है उससे निकाल करके, अगर 0.5 आता है या उससे नीचे आता है तो हम उसे लो कैटेगरी में मानते हैं, और 0.5 से 0.8 अगर आ रहा है हमारा जीवांश कार्बन तो मीडियम कैटेगरी में मानते हैं। अगर 0.8 से अधिक गया तो हम हाई कैटेगरी में उसे गिनते हैं, जो कि मैक्सिमम रेंज जो है वो 0.5 से नीचे ही आ रहा है। इसी कारण किसानों से यह है कि वो अपनी फसल का जो है वो खेत में ही समावेशित करें, फसल अवशेष को ना जलाएं और अपने मिट्टी का स्वास्थ्य बनाएं। अब मिट्टी का स्वास्थ्य होगा तो सबका स्वास्थ्य होगा।